एक बार जरा समरी कर लेते हैं हम चेक पॉइंट 1 और चेक पॉइंट 2 का। चेक पॉइंट 1 है गुड्स, दूसरा चेक पॉइंट है सप्लाई क्या होती है। इन दोनों चेक पॉइंट का हम जरा समरी कर लेते हैं फटाफट। क्या होता है चेक पॉइंट 1 हमारा गुड्स के डेफिनेशन से रिलेटेड है, तो गुड्स के डेफिनेशन पे आ जाते हैं। अब देखो जरा चेक पॉइंट 1 देखो जरा, CGST एक्ट के अंदर इसकी डेफिनेशन आती है, गुड्स की आती है 252 में। CGST एक्ट के अंदर गुड्स की डेफिनेशन आती है 252 में और सर्विस की आती है 2102 में। साथ में इसमें मनी यूज़ होने वाला है तो मनी की डेफिनेशन आती है 275 में। CGST एक्ट में 252 में गुड्स, 2102 में सर्विस, 275 में मनी की डेफिनेशन आती है। तो देखते हैं गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है। एग्जॉस्टिव लिस्ट है। मूवेबल प्रॉपर्टी एज सच मनी सिक्योरिटी नहीं आती है, लेकिन आता है एक्शनेबल क्लेम, जैसे कि एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम, डिविडेंड, लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग एटसेट्रा। और साथ ही साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या आती है, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। सर्विस की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट मीन्स एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, एनीथिंग आता है इसके अंदर, लेकिन गुड्स नहीं आता जो ऑलरेडी आ चुका है। मनी एंड सिक्योरिटी इसमें भी नहीं आते हैं, लेकिन एक्टिविटी रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ मनी आता है और आता है फैसिलिटेटिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटी लाइक ब्रोकरेज एटसेट्रा इसके अंदर आता है। मनी क्या होता है, इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी, चेक, ड्राफ्ट, प्रोमिसरी नोट्स, BOE होता है। लेकिन क्या नहीं होता है इसके अंदर, द करेंसी विच इज़ हेल्ड फॉर इट्स, एक मिनट देखने दो, न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, ठीक है, वो नहीं आता है इसके अंदर। चेक पॉइंट 2 की बात करते हैं, सप्लाई। चेक पॉइंट 2 की बात करते हैं जो सप्लाई के ऊपर है। चेक पॉइंट 2 है हमारा सप्लाई। सप्लाई एक टैक्सेबल इवेंट है, टैक्सेबल इवेंट है। सप्लाई कहाँ कहाँ होगा वो हम पहले देख लेते हैं। ये सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में सप्लाई की बातें होंगी। सेक्शन 7 ऑफ CGST एंड सेक्शन 8 ऑफ CGST। सेक्शन 8 तो कंपोजिट मिक्स सप्लाई के बारे में ही बताता है, इसमें कुछ खास है नहीं, कंपोजिट मिक्स आपको मालूम है। सेक्शन 7 जो हमारा CGST का है वो हमें बताता है स्कोप ऑफ सप्लाई क्या है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है ये। तो सेक्शन 7 में हमारे हैं बेसिकली 3 ही हैं। सेक्शन 7(1) है, सेक्शन 7(1) कैपिटल A, सेक्शन 7(2) है, 7(3) तो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये 3 चीज़ें मेन है हमारी। सेक्शन 7(1) बताता है डेफिनेशन वगैरह सब कि ये है क्या। 7(1) बताता है किसकी सप्लाई है, यानी सप्लाई ऑफ गुड है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। और सेक्शन 7(2) बताता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो सप्लाई है ही नहीं, यानी जिस पर GST लगेगा ही नहीं, वो बताता है। ये चीज़ें समझ में आगे होंगे आई सपोज। ये क्या है डेफिनेशन, मतलब इसका ये किसकी सप्लाई है, यानी सप्लाई ऑफ गुड है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। और ये क्या क्या चीज़ें हैं जो सप्लाई ऑफ गुड या सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। तो सेक्शन 7(1) में 3 क्लॉज हैं। A तो बताता है 7(1)A यानी स्मॉल a यानी डेफिनेशन। सेक्शन 7(1) स्मॉल b, इसमें 2 पैरा हैं जो कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस रिलेटेड हैं, विद कंसिडरेशन फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और विदाउट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और C जो है वो बताता है, इसके अंदर 4 पैराज हैं जो बताता है कि विदाउट कंसिडरेशन भी शेड्यूल 1 की तरफ लेके जाता है, ये हमें शेड्यूल 1 की तरफ लेके जाता है। और इसमें 4 पैरा हैं जो बताता है कि विदाउट कंसिडरेशन भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, 4 जो कि विदाउट कंसिडरेशन होते हुए भी सप्लाई मानी जाएंगी, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन होते भी सप्लाई मानी जाएंगी। और 7(2) क्या है, कौन सी चीज़ें मानी ही नहीं जाएंगी सप्लाई। ये कितना है, गुड्स और सर्विसेज, मतलब सप्लाई किसकी है, गुड्स की है, सर्विसेज से है। SOSG है, ये SOS है। तो डेफिनेशन है। उसके बाद 2 पैरे हैं इंपोर्ट और सर्विस से रिलेटेड जो कि कंसिडरेशन के साथ विद द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है नहीं है। और C जो है वो बताता है विदाउट कंसिडरेशन, 4 पैरे हैं विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 में विदाउट कंसिडरेशन आप फिर भी सप्लाई बन जाएगा। सेक्शन 7(1) कैपिटल A शेड्यूल 2 में भेजता है हमें, जिसमें 7 पैरा हैं और इसके अंदर हमारे 18 एंट्रीज़ हैं। इसमें से 5 जो एंट्रीज़ हैं वो सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड हैं और 13 एंट्री सप्लाई सर्विसेज से रिलेटेड है। हम करेंगे इसको। सेक्शन 7(2) हमें शेड्यूल 3 की तरफ ले जाता है, जिसमें 8 पैराज हैं जो बताता है कि सप्लाई ऑफ गुड या सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है, यानी उस पर GST की बातें नहीं होंगी। और उसके अंदर 8 पैराज हैं। तो जल्दी से डेफिनेशन देख लेते हैं। इंक्लूसिव डेफिनेशन है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ फॉर कंसिडरेशन
कंसिडरेशन होना चाहिए, फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, बाय पर्सन होना चाहिए। सप्लाई ऑफ गुड, सप्लाई में क्या क्या आता है एग्जांपल दे रखे हैं, स्टडी से बेल आ रही है, यानी सेल, ट्रांसफ़र, डिस्पोजल, बार्टर और एक्सचेंज हो रहा है, लाइसेंस, लीज हो रहा है, रेंट हो रहा है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, मनी भी हो सकता है, नॉन मनी भी हो सकता है, यानी किसी को पैसा दिए या फिर गिफ्ट दिए। एक्ट भी हो सकता है, कुछ किया किसी के लिए, या फिर नेगेटिव एक्ट भी हो सकता है, किसी के लिए कुछ नहीं किया, कुछ ना करके, जैसे किसी का बिजनेस है उसको बंद कहता है कि तुम मत करो मैं ही करूँगा, उसके लिए पैसे दे दिए, तो वो भी एक पैसा दे रहे हैं ना उसको, तो वो भी नेगेटिव एक्ट भी हो सकता है। इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, गवर्नमेंट सब्सिडीज, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में सब्सिडी देती है वो नहीं है इसके अंदर, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रेंट मान लो अपने दिया और घूम फिर के वो सिक्योरिटी डिपॉजिट फिर वापस आपको आने वाला है, यानी कि वो क्या है हमारा बाद में एडजस्ट करने वाले हैं ना, बाद में सॉरी नॉन एडजस्टेबल है, तो नॉन एडजस्टेबल है तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एडजस्टेबल मतलब बाद में एडजस्ट कर लेना, 2 महीने का रेंट हम पे नहीं करेंगे, तो पैसा दे चुके हैं हम उसको, दे चुके हैं, एडजस्टेबल मतलब दे चुके हैं, लेकिन नॉन एडजस्टेबल मतलब वापस आने वाला है। वो कहता है नॉन एडजस्टेबल है भैया, जब तुम छोड़ के जाओगे तो वापस दे देंगे हम आपको, एडजस्ट नहीं करेंगे हम, वापस दे देंगे, मतलब वापस आ जाएगा, तो यानी वो कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, कंसिडरेशन नहीं है इसका मतलब, वापस आ जाएगा तो कंसिडरेशन नहीं है ना। ठीक है, अब देख लेते हैं सेक्शन 7(1)(b) को देख लेते हैं। सेक्शन 7(1) का बी देख लेते, ए देख लिया हमने डेफिनेशन, बी को देख लेते हैं। इसके साथ साथ में सी का एक पार्ट भी यहाँ पर बता दिया, एक्चुअली शेड्यूल 1 का पैरा 4 ये साथ में बताना चाहिए था, पर यहाँ पर बता दिया सर ने। हम देख लेते क्या है, ये बताते हैं इम्पोर्ट और सर्विसेज से रिलेटेड है। जब भी कोई इम्पोर्ट करते हैं किसी की सर्विस, हम मान लो सर्विस यानी एडवोकेट की सर्विस ली है, इम्पोर्ट की है फॉर दी बिजनेस पर्पज़, ठीक है, कुछ पैसा लेकर, और रिसीवर ने जो पैसा, रिसीवर भी उसको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज़ करता है, तो डेफिनेटली वो सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, इस केस में हम फर्दरेंस ऑफ बिजनेस देखते हैं जो कि हमें सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा केस है हमारा, बाहर कोई बंदा है हमारा, इंपोर्ट कर रहे हैं हम सर्विस फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है, वो भी सप्लाई बन जाएगा। पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे, रिसीवर भी पर्सनल है, तो इस केस में हम देखते हैं रिसीवर का, देखते हैं चेक करते हैं हम फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऑफ द रिसीवर का यहाँ पर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी वो सप्लाई बन जाएगा 7(1)(b) में। लेकिन वो हम देखेंगे कि वो एग्जाम्प्ट हो जाती है सप्लाई। पर्सनल कौन है, इसके पास कहाँ से रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं है, तो कैसे वो करेगा, इसको एग्जाम्प्ट कर देते हैं। सिर्फ एक ही सर्विस है जो कि विदाउट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, और लेकिन इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विस को, उसके लिए पैसे दे रहा है वो, चाहे तो सर्विस ले रहा है, लेकिन फिर भी उस पर उसको आपको सप्लाई बनेगी। वो है हमारी कौन सी है, OIDAR जो ऐसी सप्लाई है वो है। ठीक है, और इसके ऊपर RCM बेसिस पर टैक्स लगेगा, इन दोनों पे RCM बेसिस पर टैक्स लगेगा, इस पे लगेगा तो, और इस पे लगेगा तो RCM बेसिस यानी रिवर्स चार्ज, यानी यही टैक्स पे करेगा। इसको पैसे दे रहा है, गवर्नमेंट को भी पैसे देगा, तू भी ले ले मुझे सर्विस दे दे बस। ठीक है, इसे RCM बेसिस पर टैक्स करते हैं। और अगर आगे सर्विसेज देता है या आगे गुड्स वगैरह उसी बेसिस पर देता है, तो ये उससे खींच के फिर गवर्नमेंट को देगा, और वो जो गवर्नमेंट को दिया होगा वापस मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना, वो RCM सिस्टम, ये जो ITC वाला सिस्टम है। साथ ही साथ इसमें ये 2 प्लान और बता दिए हैं। ये 7(1)(c) का है कि इंपोर्ट करते हैं सर्विस को, फ्री ऑफ चार्ज वाला केस है ये, फ्री ऑफ चार्ज बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस कर रहा है, फ्री ऑफ चार्ज है, चाहे वहाँ एडवोकेट से ले रहे हैं। तो अगर ये रिलेटेड पार्टी है, अगर ये रिलेटेड पार्टी से ले रहे हैं और अपना फर्दरेंस से बिजनेस कर रहा है, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ घोलमाल चल रहा है, वो भी सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं बाकी पैरा कौन है 7(1)(c) के। पहले तो है परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ द बिजनेस एसेट विदाउट कंसिडरेशन और इस एसेट का ITC अवेल कर चुके हैं। ठीक है, ITC अवेल कर चुके हैं, इसका मतलब सेलर ने इससे टैक्स खींचा होगा, गवर्नमेंट को दिया होगा, इसने वापस ले लिया वो टैक्स, तो इसका मतलब तो ऐसे केस में विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई बन जाएगा। पैरा 2 क्या कहता है, ये कहता है कि कुछ रिलेटेड पर्सन के बीच में कुछ आपका सप्लाई हो रही है गुड्स की, सर्विसेज की, या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। रिलेटेड पर्सन क्या होता है, एम्प्लॉय हो सकता है, या और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या हो सकते हैं, हेडक्वार्टर से ब्रांच ऑफिस हो सकते हैं। तो इस केस में जैसे कि एम्प्लॉय को गिफ्ट वगैरह दे रहा है, गुड्स दे रहा है, गिफ्ट वगैरह दे रहा है, विदाउट कंसिडरेशन दे रहा है, ठीक है, तो भी उस केस में 50,000 तक की लिमिट है। उसके बाद क्या होगा, वो GST लग जाएगा, इस अमाउंट जो इसको गिफ्ट दे रहा है उसके ऊपर GST लग जाएगा।
डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कुछ भी लिमिट नहीं है। डिस्टिंक्ट पर्सन एक आदमी यहाँ से हेडक्वार्टर से ब्रांच ऑफिस कुछ भी भेज रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, वो सप्लाई माना जाएगा, वो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो और पैरा 3 क्या कहते हैं, प्रिंसिपल से सेलिंग एजेंट के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है वो भी सप्लाई है, चाहे विदाउट कंसिडरेशन ही है। और बाइंग एजेंट से प्रिंसिपल को सप्लाई है, विदाउट कंसिडरेशन है, फिर भी वो सप्लाई माना जाएगा। पैरा 4 इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, अभी भी क्या है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन हो रही है, फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रही है, फ्रॉम रिलेटेड पार्टी हो रही है, तो सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी पेएबल होगा। ठीक है, तो 7(1) के ABC हो गए क्लियर, स्मॉल ABC। अब 7(1) कैपिटल देख लेते हैं कि सप्लाई है किसकी, सप्लाई ऑफ गुड या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं। तो इस केस में हमने कहा था कि हमारे पास हैं लगभग 18 एंट्रीज़ हैं। कैसे एंट्रीज़ हैं, इसमें 7 पैराज हैं। एंट्रीज ऐसे हैं 3, 2, 1, 3, 6, 2 और 1। देखो 2, 1 ट्रायंगल बन गया, 2, 1 लास्ट में 3 और 3 दूनी 6। और ये वाली फर्स्ट थर्ड ये सप्लाई ऑफ गुड्स, ये भी फोर्थ का भी फर्स्ट और थर्ड सप्लाई ऑफ गुड। और एक 7th एंट्री है, 7th पैरा की फर्स्ट एंट्री जो एक ही एंट्री उसमें वो भी सप्लाई ऑफ गुड है। 5 जो हैं 5 एंट्रीज सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड हैं और बाकी सप्लाई सर्विसेज से रिलेटेड हैं। तो क्या है वो देख लेते हैं, फटाफट डायग्राम बनाया है उसको एकदम स्टडी कर लेते हैं। पहला देखो गोले से गोला यानी गुड्स और पैसा पहले दे रखा है, और ये क्या है हमारा टाइटल ट्रांसफ़र है। तो ये टाइटल ट्रांसफ़र, ये टाइटल ट्रांसफ़र है। 1A 1C रुपीज़ पहले दिए या रुपीज़ बाद में दिए, यानी हायर परचेज वाला सिस्टम है, ये डायरेक्टली पहले परचेज कर दे दिया तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। 1B और देखो 1B और 5F देखो ये दोनों के दोनों बुक से रिलेटेड है। यहाँ लिखा हुआ है इसने राइट टू यूज़ दे रखा है इस आदमी को, और यहाँ पर देखो यहाँ पर 1B में क्या है, इसने दे रखा है सिर्फ राइट टू यूज़, मतलब सिर्फ यूज़ करना है, लेकिन इसमें यूज़ के साथ साथ उसको एडिट मॉडिफाई भी कर सकता है। तो उस केस में ये सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगी। राइट की बात होगी, जहाँ राइट की बात हो रही दोनों में, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। दोनों राइट टाइटल ट्रांसफ़र की बात थी तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। सेकंड ए का देख लेते हैं क्या है। ये देखो लैंड है, लैंड को रेंट पे दे रहा है। रेंट वाले कितने केस है, रेंट है, यहाँ पर भी लैंड को दे रहा है, यहाँ रेंट पे बिल्डिंग को दे रहा है। और एक और केस है अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, लाइक मशीनरी है उसको रेंट पे दे रहा है। तो उस केस में अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जिसको मशीनरी मतलब जिसको खोल नहीं सकते, जो नट बोल्ट से पूरा बनाया हुआ है उसको अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होगी, उसको रेंट पे दे रखा है। तो इन तीनों केसेस में भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लैंड को देते हैं रेंट पर, बिल्डिंग को देते हैं रेंट पर, या अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं। तो थर्ड देखो एक ही है इसमें क्लॉज, जॉब वर्क। जॉब यानी जैसे टेलर को दिया उसने शर्ट सिल के वापस दे दिया, तो जॉब वर्क कहलाता है सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा, चाहे कपड़ा सिल के देते हैं, जो भी केस होगा वो सप्लाई सर्विस ही माना जाएगा यहाँ पर। फोर्थ को देख लो, फोर्थ क्या है, फोर्थ के 3 है, ये बिजनेस से रिलेटेड है, तीनों के तीनों ही। बिजनेस एसेट को विद कंसिड्रेशन और विदाउट कंसिड्रेशन, अगर आप विद कंसिड्रेशन और विदाउट कंसिड्रेशन अगर इसका ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। बिजनेस एसेट को होम में यूज़ के लिए लेके आ रहे हैं तो सप्लाई सर्विस बन जाएगा वो। बिजनेस एसेट, हमारा बिजनेस जो है वही क्लोज हो गया है, तो उसके जो भी एसेट्स होंगे वो डीम्ड जो गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा उसको। ये तीनों ही है इसके अंदर क्लॉज। तो 5A पर आते हैं। 5A का पहले हम देख लिया, अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया तो सप्लाई सर्विस। 5B में देखो आधा इनकम्प्लीट घर मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दिए है, पार्शली पहले दिए या पूरा दिए, लेकिन 100% बाद में नहीं दिए हैं। तो पहले दिए पार्शली या पूरा दिया है घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, तो वो सप्लाई सर्विस माना जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दिमाग बना हुआ है ना, 5C कहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो सप्लाई ऑफ सर्विस। 5D क्या कहता है, कंप्यूटर बना हुआ है, इसमें IT सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस। 5E क्या कह रहा है, नेगेटिव एक्ट जो भी होते हैं हमारे, तो ये मत करना, पैसे ले लें, तो 5E में वो काउंट हो जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस में। 5F वही ऑलरेडी कर चुके हैं, ये है राइट टू यूज़ दिए हमने विद मॉडिफिकेशन, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। 6 देख लो क्या है, कंपोजिट सब 6A और 6B, ध्यान देना है। 6A और 6B क्या है, 6A कंपोजिट सप्लाई के ऊपर है, देखो रेस्टोरेंट बना रखा है यहाँ पर, रेस्टोरेंट सर्विसेज जो सप्लाई सर्विस में काउंट होंगी। 6B को देख लो जरा, वर्क्स हैं, ये वर्क्स हैं, वर्क्स 2 तरह के होते हैं। ये पहले तो ये हमारा कौन सा कंपोजिट सप्लाई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी होती है वर्क्स और मूवेबल का भी होता है, लेकिन यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की है कि जो भी वर्क्स सप्लाई इमूवेबल प्रॉपर्टी की होगी वो सप्लाई सर्विस मानी जाएगी। अगर ये मूवेबल प्रॉपर्टी होती, मूवेबल प्रॉपर्टी कैसी होती,
जैसे गाड़ी की सर्विस वगैरह है तो उस केस में अगर कोई काम करता है, जैसे पार्ट्स वगैरह चेंज होती है, लेबर चार्जेस होती है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हुई है और वो सप्लाई सर्विस कहलाता है। 7 देख लो, एक ही है, अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी और बीओआई अपने मेंबर्स को कुछ भी देती है, चाहे रेंट पे चाहे ट्रांसफर, सप्लाई ऑफ गुड्स अपने आप ही बन जाएगी। ठीक है, फाइनली 7.2 देख लेते हैं फटाफट हम। 7.2 नेगेटिव लिस्ट है, मतलब कौन सी चीज़ें ये शेड्यूल 3 में कवर हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो जीएसटी नहीं लगता चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई सर्विस में काउंट होती ही नहीं है। इसमें 8 पैरा हैं। पैरा 1 देखो, एम्प्लॉई जो है एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देता ही है ना वो, तो ऑब्वियसली उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पैरा 2 क्या कहता है, ये देखो जज साहब बैठे हैं, कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई सर्विस देता है किसी बंदे को और बाद में पैसे ले रहा है, एक्सेप्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो कि प्राइवेट होते हैं, तो वो भी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तीसरा क्या है, एमपी एमएलए सीएजी आईएएस ऑफिसर है, ये ट्राई फाइनेंस कमीशन है, ये भी किसी को सर्विस देता है, बदले में पैसे लेता है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। पैरा 4 क्या कहता है, देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड फ्यूनरल या ब्यूरल के केस में जो सर्विसेज है उस पर पैसा देते हैं, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जो भी सर्विसेज को पैसा लगेगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। पैरा 5 क्या कहता है, लैंड की सेल कर रहे हैं या बिल्डिंग की सेल कर रहे हैं तो उसके इसमें भी हमारी जीएसटी की बातें नहीं होंगी। नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। पैरा 6 की बात कर ले तो ये एक्शनेबल क्लेम की बात करता है। एक्शनेबल क्लेम में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, लेकिन इसके अंदर कौन सी बेटिंग गैम्बलिंग या लॉटरी की बातें नहीं होंगी, क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इसके अलावा जो भी एक्शनेबल क्लेम होंगे उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस क्लेम है, ठीक है, उसके ऊपर नहीं लगेगा। डिविडेंड का रिटर्न आता है उसके ऊपर नहीं लगेगा। पैरा 7 की बात कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में चली गई तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ कस्टम की बातें होंगी वहाँ वहाँ ही आईजीएसटी की बातें होंगी, जहाँ जहाँ कस्टम की बातें नहीं होंगी वहाँ वहाँ आईजीएसटी की बातें नहीं होंगी। एक मिनट लास्ट है हमारा पैरा 8। पैरा 8 क्या कहता है कि देखो देख लो, कुछ भी अगर हम बाहर से कोई सामान आ रहा है और उसका टाइटल ट्रांसफ़र हो गया बिफोर होम कंजम्पशन, देखो चाहे यहाँ पर हुआ 200 नॉटिकल माइल में चाहे 12 नॉटिकल माइल में, टाइटल ट्रांसफ़र पहले ही कर दिया बिफोर होम कंजम्पशन, तो उसके ऊपर जीएसटी की बातें नहीं होंगी। और साथ में देखो वेयर हाउस तक पहुँच गया, लेकिन वेयर हाउस तक पहुँच गया लेकिन होम कंजम्पशन के लिए नहीं निकाला है, उसके पहले ही टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया, तो उस आदमी को जीएसटी कुछ पे नहीं करना है, वो दूसरे आदमी की लायबिलिटी हो जाएगी जिसको उसने टाइटल ट्रांसफ़र किया है। 2 अमेंडमेंट हैं। जीएसटी ऑफ लिक्वर सेल, उस पर जीएसटी नहीं है, और ना ही जीएसटी ऑफ लिक्वर सेल लाइसेंस के ऊपर भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी, क्योंकि स्टेट का मैटर है, वो वैट वगैरह लगाते हैं। दूसरा अमेंडमेंट क्या है, टेम्पल में कुछ भी डोनेशन हो रही है और एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं तो उस पर जीएसटी की बातें हो जाएंगी, ठीक है, इसके अलावा नहीं होंगी।